This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कहानी क्राइम की चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको निर्भया की कहानी का पार्ट 2 सुनाने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप सभी ने पार्ट 1 भी सुना होगा, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना तो अभी आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 को सुन लीजिए, या फिर आप इस चैनल के पेज पर भी जाकर वो कहानी सुन सकते हैं ताकि आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ आए। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे 16 दिसंबर 2012 की रात एक चलती बस में एक मासूम लड़की और उसके दोस्त के साथ 6 लोगों ने दरिंदगी की, और फिर उसके बाद कैसे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और फिर कैसे दिल्ली पुलिस ने उन 6 आरोपियों में से एक आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार किया। और अब कहानी इसके बाद की। 17 दिसंबर 2012 की शाम जब पुलिस बस ड्राइवर राम सिंह को पकड़कर थाने लेकर आई, उसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई। तो पहले तो राम सिंह ने नानुकुर किया, मगर जब पुलिस ने उसकी खातिरदारी शुरू की तो उसने सब बक दिया। उसके बाद पुलिस की एक टीम राजस्थान रवाना हुई, एक टीम बिहार गई और एक टीम अगले दिन यानी 18 दिसंबर 2012 को राम सिंह को अपने साथ लेकर दोबारा RK पुरम के रविदास कैंप पहुंची, और फिर उसकी निशानदेही पर दोपहर लगभग 1:15 पर दूसरे आरोपी पवन गुप्ता को रविदास कैंप से गिरफ्तार किया। और फिर ठीक उसके 15 मिनट बाद पुलिस ने दोपहर लगभग 1:30 पर तीसरे आरोपी विनय शर्मा को भी पकड़ लिया। फिर उसी दिन पुलिस की एक टीम जो राजस्थान गई हुई थी, वो शाम होते होते चौथे आरोपी राम सिंह के भाई मुकेश सिंह को भी राजस्थान के करौली गांव से पकड़कर दिल्ली ले आई, और शाम करीब 6:30 बजे मुकेश सिंह को भी ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया गया। तो दिल्ली पुलिस इस घटना के 48 घंटे के अंदर ही 6 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर चुकी थी। इसके लिए हमें दिल्ली पुलिस की तारीफ भी करनी चाहिए, और इससे ये भी पता चलता है कि अगर पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे तो किसी भी आरोपी का बचना नामुमकिन है। खैर, इधर जब दिल्ली पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने में लगी थी तो उधर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब यह बात मीडिया में आई और जब लोगों को उस लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई उसका पता चला, तो पूरी दिल्ली समेत पूरा भारत सन्न रह गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई कैसे इतनी दरिंदगी कर सकता है, मगर अफसोस कि ये सच था। ये सब सुनने के बाद लोगों से रहा नहीं गया और उनमें गुस्सा फूटा, और लोगों का एक हुजूम सड़कों पर निकल पड़ा और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करने लगा। धीरे धीरे जब और बात सामने आई और जब ये पता चला कि होश में आने के बाद उस लड़की ने अपने बयान में ये कहा कि मैं जीना चाहती हूँ और जिसने मेरे साथ ये किया उसे छोड़ना मत, उसे जिंदा जला देना, तो उसके इस जज्बे को देखते हुए मीडिया ने उसे एक नाम दिया, और वो नाम था निर्भया। अब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया गेट समेत पूरी दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे। निर्भया की सलामती के लिए मोमबत्तियां जलाई जा रही थी और सभी लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि निर्भया जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इन प्रदर्शनों की वजह से पुलिस के ऊपर प्रेशर और भी बढ़ गया, और अब बहुत जरूरी हो गया था कि बाकी के 2 आरोपियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मगर ये दोनों आरोपी ही फरार थे। इनमें से एक आरोपी था अक्षय कुमार उर्फ ठाकुर, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम बिहार पहुंच चुकी थी, और दूसरा था राजू। जो टीम अक्षय को पकड़ने बिहार गई हुई थी, उन्हें अक्षय का सुराग तो मिल चुका था, मगर अक्षय अभी तक उनकी गिरफ्त में नहीं आया था। दिल्ली पुलिस ने वहां की लोकल पुलिस के साथ मिलकर अक्षय को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा दिया था। बस इंतजार था अक्षय का उस जाल में फंसने का। मगर ये जो राजू था, उसकी ना तो कोई फोटो थी, ना कोई पता, ना कोई फोन नंबर, और ना ही ये कहीं परमानेंट काम करता था। इसे जो भी काम मिल जाए, जहां भी काम मिल जाए वो कर लेता था, चाहे वो पान वाला हो, ढाबे वाला हो, या फिर किसी बस में। और राजू उसी दिन यानी 16 दिसंबर 2012 की दोपहर को इन बाकी के 5 लोगों से मिला था। सिर्फ बस का ड्राइवर राम सिंह ही राजू को पहले से जानता था, क्योंकि राजू पहले भी राम सिंह के साथ काम कर चुका था। बाद में यह भी पता चला कि निर्भया के साथ जिसने सबसे ज्यादा हैवानियत की थी वो ये राजू ही था, और इसे पकड़ना बहुत जरूरी था। इसलिए अब पुलिस राम सिंह के पास पहुंची, क्योंकि सिर्फ वही था जो राजू के बारे में कुछ जानकारी दे सकता था। मगर राम सिंह के पास भी राजू की कोई जानकारी नहीं थी। राम सिंह ने बताया कि राजू जब उसके पास पहले काम करता था तो उस वक्त उसके कुछ रुपए राम सिंह के पास बकाए रह गए थे, और उन्हीं पैसों को लेने के लिए वो उस दिन यानी 16 दिसंबर 2012 की दोपहर को राम सिंह से मिला था। फिर पुलिस ने राम सिंह से पूछा कि राजू ने उससे कांटेक्ट कैसे किया, तो उसने बताया कि राजू ने तकरीबन 4 महीने पहले उसे एक कॉल किया था। ये सुनते ही पुलिस ने राम सिंह का मोबाइल लिया और उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाई, और आखिरकार वो नंबर ढूंढ निकाला जिस नंबर से राजू ने राम सिंह को कॉल किया था, और वो नंबर दिल्ली के करकरडुमा के एक PCO का था।
उसके बाद दिल्ली पुलिस करकरडुमा के उस पीसीओ तक पहुंची जहां से राजू ने राम सिंह को लास्ट कॉल की थी, और फिर वहां से लिंक जोड़ते जोड़ते लास्ट में एक बस वाले के पास पहुंची। उस बस वाले ने बताया कि राजू जो है वो छोटी छोटी बस रूट पर काम करता है जो कि आनंद विहार बस अड्डे से चलती है। उसके बाद पुलिस की टीम आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचती है और जब वहां जाकर राजू के बारे में पूछताछ शुरू करती है तो पता चलता है कि यहाँ ऐसे 20-25 राजू काम करते हैं। अब पुलिस फिर से परेशान हो जाती है क्योंकि उनके पास राजू की कोई फोटो नहीं थी। तो उन राजू नाम के 20-25 लोगों में से उस राजू को ढूंढना जिनकी उन्हें तलाश थी वो बहुत मुश्किल था। इसलिए लास्ट में पुलिस ये करती है कि राजू की कद काठी से मिलते जुलते 10 राजू नाम के आदमियों को उठाकर ड्राइवर राम सिंह के पास ले आती है क्योंकि वही राजू को पहचान सकता था। पर उन 10 लोगों में से कोई भी वो राजू नहीं निकलता जिसकी कि दिल्ली पुलिस को तलाश थी। अब पुलिस फिर से आनंद विहार बस अड्डे पहुंचती है और फिर वहां जितने भी राजू थे सभी को चेक करती है, मगर उन्हें वो राजू नहीं मिलता। इसके बाद जब पुलिस ने थोड़ी और तफ्तीश की तो पता चला कि अभी भी 2 राजू और बचे हैं जिनको कि उन्होंने चेक नहीं किया, और वो दोनों ही राजू बस सफर पर निकले हुए हैं। उनमें से एक बस नोएडा की तरफ गई हुई है और दूसरी बस गुड़गांव की तरफ, और ये दोनों ही बस कल सुबह वापस आएंगी। ये पता चलने के बाद अब पुलिस आनंद विहार बस अड्डे पर ही रुककर अगली सुबह का इंतजार करने लगी। उसके बाद सुबह होती है और उस दिन 21 दिसंबर 2012 की तारीख थी, और फिर सुबह जैसे ही वो बस आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचती है पुलिस राजू को दबोच लेती है। फिर जब उसे राम सिंह के पास लाया जाता है तो राम सिंह भी ये कंफर्म कर देता है कि ये वही राजू है जो उस रात 16 दिसंबर 2012 को बस में मौजूद था, और राजू के पास से वो मोबाइल भी मिल जाता है जो उस रात उन्होंने रामाधार नाम के बढ़ई से छीना था। मगर जब पुलिस इसके बारे में और पता करती है और इसकी जानकारी खंगालती है तो पता चलता है कि इसका असली नाम राजू नहीं बल्कि मोहम्मद अफरोज है, और ये भी पता चलता है कि ये नाबालिग है क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 17 साल और कुछ महीने ही थी। इसलिए पुलिस को मजबूरन मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू को जेजेबी यानी द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंपना पड़ा। फिर उसी दिन यानी 21 दिसंबर 2012 की रात लगभग 9:15 पर पुलिस ने इस घटना के छठे और आखिरी आरोपी अक्षय कुमार सिंह उर्फ ठाकुर को भी बिहार के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया। तो दिल्ली पुलिस ने 21 दिसंबर 2012 तक इस घटना के सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया था, और अब जो सबसे जरूरी काम था वो था सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि सबूत ही इन सभी को इनके किए की सजा दिला सकते थे। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले तो इन लोगों की निशानदेही पर वो कपड़े, जूते, पर्स, मोबाइल, अंगूठी और एटीएम कार्ड बरामद किए जो कि उन 6 लोगों ने उस रात निर्भया और उसके दोस्त से छीने थे। फिर इनके फिंगरप्रिंट मैच किए गए जो कि उस बस से बरामद हुए थे। उसके बाद इन सभी लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया और फिर उस बस में मिले सैंपल और निर्भया के सैंपल से डीएनए मैच किया गया, और ये डीएनए 100% मैच हो गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक और नई चीज़ की। पुलिस ने पहली बार किसी केस में नई फॉरेंसिक तकनीक ओडोंटोलॉजी का इस्तेमाल किया। ओडोंटोलॉजी में दांतों के निशान के जरिए ये पता किया जाता है कि ये निशान किसके दांत के हैं, क्योंकि सभी के दांतों के निशान अलग अलग होते हैं, और उन दरिंदों ने उस रात निर्भया के पूरे जिस्म पर दांत काटने के नामालूम कितने निशान दिए थे। इसलिए पुलिस ने पहले निर्भया के शरीर से उन दांतों के निशान की फोटो ली। उसके बाद जो आरोपी थे उनके दांतों का मॉडल तैयार किया गया और फिर दोनों को मैच किया गया। ओडोंटोलॉजी की जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट से पता चला कि इन निशानों में से कम 3 निशान ड्राइवर राम सिंह के हैं और एक निशान अक्षय से मैच हो रहा था। इन सब सबूतों के अलावा निर्भया के दोस्त अवनिंद्र का भी बयान दर्ज किया गया, और जब बीच बीच में निर्भया की हालत सुधरी तो उसके भी बयान दर्ज किए गए। मगर फिर 26 दिसंबर 2012 की तारीख आते आते निर्भया की हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और पूरे शरीर में इन्फेक्शन भी फैल चुका था। निर्भया की यह हालत देखते हुए यह फैसला हुआ कि निर्भया को इलाज के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में से एक माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ले जाया जाए जो कि सिंगापुर में है। इसके बाद भारत सरकार भी आगे आई और उन्होंने कहा कि निर्भया के इलाज में जितना भी पैसा खर्च होगा उसे सरकार उठाएगी। 27 दिसंबर 2012 को एक एयर एम्बुलेंस के जरिए निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसका इलाज शुरू किया गया। मगर धीरे धीरे निर्भया की हालत और खराब होती गई और 29 दिसंबर 2012 को भारत के टाइम के हिसाब से सुबह 2:15 पर निर्भया ने दम तोड़ दिया। निर्भया की मौत ने लोगों के अंदर और गुस्सा भर दिया और लोग इन सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग करने लगे।
देश के संसद भवन में भी इस बात पर बहस हुई कि जब भारत की राजधानी दिल्ली में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर बाकी राज्यों का क्या हाल होगा। यहाँ तक कि ये मामला यूनाइटेड नेशन में भी गूंजा। इन सब का फायदा ये हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून पास हुआ और 5 नए फास्ट ट्रैक अदालतों की शुरुआत हुई, ताकि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। दिल्ली पुलिस ने भी कोई भी देरी ना करते हुए इस घटना के सिर्फ 18 दिन बाद ही 3 जनवरी 2013 को इन सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी और फिर साकेत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। और क्योंकि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रहा था, इसलिए इसकी सुनवाई रोज होने लगी। जब यह मामला कोर्ट में था तो उसी बीच 11 मार्च 2013 को इनमें से एक आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली। बाकी के बचे 5 आरोपियों में से 4 की सुनवाई साकेत कोर्ट में चल रही थी और एक की सुनवाई जेजेबी यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, क्योंकि वो नाबालिग था। 31 अगस्त 2013 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू को दोषी माना और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई, क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से किसी भी नाबालिग को 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती। तो अब उन 6 आरोपियों में से एक की मौत हो गई। एक जो नाबालिग था उसे 3 साल की सजा मिली और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। मगर बाकी के बचे 4 आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन की सुनवाई अब भी कोर्ट में चल रही थी। उन चारों ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। आरोपी पवन गुप्ता ने कहा कि वो 16 दिसंबर 2012 की रात उस बस में मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वो उस रात हौज खास के डीडीएफ पार्क में एक म्यूजिकल शो देख रहा था। मगर जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि उस रात डीडीएफ पार्क में ऐसा कोई शो ही नहीं था। इसके अलावा आरोपी अक्षय कुमार उर्फ ठाकुर ने कहा कि वो इस घटना से एक दिन पहले यानी 15 दिसंबर 2012 को ही ट्रेन से अपने गांव निकल गया था। मगर बाद में जब इस घटना के मुख्य गवाहों में से एक गवाह बड़ई राम आधार, जिसको कि उस रात निर्भया से पहले बस में लूटा गया था, उसने अपनी गवाही में ये कन्फर्म किया कि उस रात ये सभी 6 लोग उस बस में मौजूद थे, तो अक्षय की ये दलील कि वो एक दिन पहले ही गांव निकल गया था वो धरी की धरी रह गई। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर कोर्ट के सामने पेश किए, वो इस केस को इसके नतीजे तक ले जाने में बहुत अहम साबित हुआ। बकायदा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की और इस घटना के तकरीबन 9 महीने बाद 10 सितंबर 2013 को सभी 4 आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को दोषी करार दिया और किडनैपिंग, रॉबरी, गैंग रेप, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप में सभी को मौत की सजा सुनाई। इसके बाद ये चारों आरोपी इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, मगर हाईकोर्ट ने भी इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और सिर्फ 6 महीने बाद ही 13 मार्च 2014 को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इन सभी आरोपियों की मौत की सजा को बरकरार रखा। अब ये लोग देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। उधर इसी बीच जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा के बाद 20 दिसंबर 2015 को मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू को रिहा कर दिया, जिसकी वजह से काफी हंगामा भी हुआ, मगर इस हंगामे का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद इधर सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 5 मई 2017 को अपने फैसले में इस घटना को सदमे की सुनामी कहा और चारों आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन की फांसी के फैसले को सही ठहराया और इसमें कोई भी बदलाव करने से मना कर दिया। अब जब देश की सभी अदालतों के दरवाजे इनके लिए बंद हो गए तो इन चारों में से 3 आरोपी मुकेश, विनय और पवन ने 2017 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई 2018 को इन तीनों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता और 2018 का वो साल भी बीत गया, मगर इन्हें फांसी नहीं हुई और इस चीज ने निर्भया की मां आशा देवी को बहुत बेचैन किया। इसलिए वो फरवरी 2019 में कोर्ट पहुंच गई और कहा कि जब इन चारों को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही फांसी की सजा सुना दी थी और ये फैसला आए हुए 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है, तो अभी तक इन दोषियों को फांसी क्यों नहीं दी गई। कोर्ट ने आशा देवी की बात को सुना और कहा कि वो जल्द से जल्द इस पर विचार करेगी। मगर इसी बीच अक्षय भी 10 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर देता है और यहीं से कानून के साथ खिलवाड़ शुरू होता है, क्योंकि हमारे देश में अगर किसी को फांसी की सजा होती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी मुजरिम के पास 4 कानूनी रास्ते होते हैं। पहला, रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका, जिसमें कि मुजरिम अदालत से ये कहता है कि वो अपने इस फैसले पर दोबारा से विचार करे।
दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन, जिसमें कि ये चेक किया जाता है कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन लोगों के जो भी अधिकार थे वो इन्हें मिले या नहीं। तीसरा मर्सी पिटीशन या दया याचिका, जिसमें कि मुजरिम भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजता है और उनसे उनकी फांसी की सजा को माफ करने की अपील करता है। और चौथा और आखिरी दया याचिका के खारिज होने का रिव्यू पिटीशन, जिसमें कि मुजरिम कोर्ट से पूछता है कि उसकी दया याचिका को क्यों खारिज किया गया। और जब ये चारों रास्ते बंद हो जाते हैं तो मुजरिम को फांसी पर लटकने से कोई नहीं रोक सकता। ये सभी कानून इसलिए बनाए गए ताकि अगर कोर्ट से कोई भी गलती हो तो वो ये दोबारा चेक कर सके कि गलती कहाँ पर हुई, क्योंकि यहाँ पर एक जिंदगी का सवाल होता है और अगर ये गलती किसी निर्दोष को फांसी पर लटकाने के बाद पता चली तो मरने वाले को वापस नहीं लाया जा सकता। मगर इन्हीं कानूनी रास्तों का इस्तेमाल कर निर्भया के दोषी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन कई दिनों तक फांसी की सजा से बचते रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब निर्भया की मां फरवरी 2019 में कोर्ट पहुंची तो उसके बाद कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और 10 दिसंबर 2019 को अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। और अगर इन चारों में से किसी का भी कोई भी मामला कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास दाखिल हो तो इन्हें फांसी नहीं हो सकती। और इसी चीज का फायदा उठाकर ये चारों अपनी फांसी की सजा को टाल रहे थे। मगर कोर्ट ने भी अक्षय की याचिका दाखिल होने के 8 दिन बाद ही यानी 18 दिसंबर 2019 को अक्षय की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और तिहाड़ जेल से कहा कि इन चारों आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। इसके बाद तिहाड़ जेल ने इन चारों को एक नोटिस जारी किया और कहा कि अगले 1 हफ्ते के अंदर इनके जो भी कानूनी रास्ते हैं वो उसका इस्तेमाल करें, वरना हम समझेंगे कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है और तुम्हारी फांसी की तारीख तय कर दी जाएगी। पर यह नोटिस आने के बाद भी इनमें से किसी भी आरोपी ने अपने बचे हुए अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए 7 जनवरी 2020 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन के खिलाफ ब्लैक वारंट, जिसे कि डेथ वारंट भी कहते हैं, यानी कि मौत का फरमान जारी कर दिया और 22 जनवरी 2020 की सुबह 7 बजे इन चारों की फांसी की तारीख तय की गई। कोर्ट ने जब ब्लैक वारंट जारी किया तो सभी लोग बहुत खुश थे, चाहे वो निर्भया के माँ बाप हो या फिर आम जनता, और सभी अब 22 जनवरी का इंतजार करने लगे। मगर इस फैसले के 2 दिन बाद ही 9 जनवरी 2020 को मुकेश और विनय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक उनका कोई मामला कोर्ट में रहेगा तब तक उन्हें फांसी नहीं होगी। मगर कोर्ट ने भी 14 जनवरी 2020 को ही मुकेश और विनय की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। तो मुकेश ने उसी दिन भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। इसके 3 दिन बाद 17 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुकेश की दया याचिका को भी खारिज कर दिया। पर क्योंकि इन चारों के पास अभी भी कानूनी अधिकार बचे थे, इसलिए कोर्ट को मजबूरन ब्लैक वारंट को कैंसिल करना पड़ा और एक नया ब्लैक वारंट जारी करना पड़ा। और दूसरे ब्लैक वारंट में इनकी मौत की तारीख तय हुई 1 फरवरी 2020 की सुबह 6 बजे। इसके बाद ये सभी आरोपी एक एक कर अपने कानूनी अधिकार इस्तेमाल करते। कभी भी ये चारों एक साथ एक अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। कभी कोई दया याचिका डालता, जब वो खारिज होती तो दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन डाल देता ताकि इनकी फांसी टलती रहे। एक तरह से ये कानून की इन कमियों का फायदा उठाकर वक्त खरीद रहे थे। 29 जनवरी 2020 तक मुकेश के सभी कानूनी अधिकार खत्म हो चुके थे और जेल प्रशासन अगर चाहता तो मुकेश को 1 फरवरी को फांसी पर चढ़ा सकता था। मगर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के हिसाब से अगर किसी एक जुर्म में एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं और सभी को एक साथ एक जैसी सज़ा मिली है तो सभी को एक साथ ही फांसी दी जाएगी। और इसी वजह से दूसरा ब्लैक वारंट भी कैंसिल करना पड़ा। कोर्ट ने जब दूसरा ब्लैक वारंट कैंसिल किया तो कोर्ट ने बाकायदा कहा कि बाकी के आरोपी अपने बचे हुए कानूनी अधिकार अगले 1 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल करें। मगर इन लोगों ने कोर्ट के इस ऑर्डर को भी सीरियस नहीं लिया, इसलिए कोर्ट ने तीसरा ब्लैक वारंट भी जारी कर दिया और मौत की नई तारीख तय की गई 3 मार्च 2020 की सुबह 6 बजे। पर मजबूरन कोर्ट को अपने तीसरे ब्लैक वारंट को भी कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि अभी भी उन चारों में से कुछ आरोपियों के कुछ कानूनी अधिकार बाकी थे। पर जब 5 मार्च 2020 को इन चारों ने अपने सभी कानूनी अधिकार इस्तेमाल कर लिए तो कोर्ट ने चौथा ब्लैक वारंट जारी किया और 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे इनकी फांसी तय की गई। इसके बाद भी ये चारों अपनी फांसी को रोकने के हथकंडे अपनाते रहे। किसी ने कहा कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण है तो फांसी की सजा क्यों, लोग ऐसे ही मर जाएंगे। किसी ने कहा कि अब इंसान की उम्र बहुत कम रह गई है और सिर्फ 50-60 साल में ही इंसान मर जाता है, इसलिए फांसी ना दी जाए।
कोई कोर्ट में दोबारा क्यूरेटिव पिटीशन लेकर पहुंच गया, कोई दोबारा दया याचिका, तो कोई ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच गया। यहां तक कि इन दोषियों के वकील AP सिंह 20 मार्च 2020 की सुबह फांसी से कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इन सभी आरोपियों की फांसी पर रोक लगाने को कहा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि आप सिर्फ कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और ये बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उसके बाद आखिरकार इस घटना के 7 साल 3 महीने और 4 दिन बाद इन चारों आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और जब ये चारों आरोपी अपने अंजाम तक पहुंच गए तो उस दिन निर्भया की मां ने निर्भया की फोटो को गले लगाकर कहा कि आज तुम्हें इंसाफ मिला है। उस दिन पूरे देश में खुशी और जश्न का माहौल था, क्योंकि जिस निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग पिछले 7 सालों से लड़ रहे थे, वो लड़ाई उन्होंने 20 मार्च 2020 को तब जीती जब निर्भया के दोषियों को उनके किए की सजा मिली। आज हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिनकी वजह से निर्भया को इंसाफ मिला। एक धन्यवाद उस मां को जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर एक सुनवाई में मौजूद रही और एक भी डेट मिस नहीं की। और अगर ये ना होती तो ना मालूम इन गुनहगारों की मौत की सजा और कितने दिन टलती। एक धन्यवाद राजकुमार सिंह का, जिन्होंने 16 दिसंबर 2012 की उस रात निर्भया और उसके दोस्त की मदद की। और अगर वो ना होते तो ना मालूम वो लोग और कितनी देर उस ठंड में दर्द से तड़पते रहते, और बहुत मुमकिन था कि शायद निर्भया हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती। और एक धन्यवाद दिल्ली पुलिस की उस टीम और DCP छाया शर्मा का, जिन्होंने इसके ऊपर तुरंत कार्यवाही की और दोषियों को दिन रात मेहनत करके ढूंढ निकाला। यहाँ ये चारों दरिंदे तो अपने अंजाम तक पहुंच गए, मगर सवाल अब भी है कि क्या निर्भया के वक्त जो प्रदर्शन हुए और जो कानून में बदलाव हुए, उसके बाद बलात्कार के मामले घट गए? और जवाब है नहीं, बल्कि उसके बाद रेप और बलात्कार के मामले दिन पर दिन और बढ़ते जा रहे हैं और ना मालूम कितनी निर्भया को रोज अपनी इज्जत गंवानी पड़ती है। तो ये थी निर्भया की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा काम जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस न करें। और हाँ, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी बात इस मेल ID पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।